आंखें बचपन से ख़राब थी, तो डॉक्टरों ने कह दिया था कम रोशनी में पढ़ने के लिए, से मना कर दिया था। तो दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि सूरज डूबने के बाद में पढ़ता ही नहीं था। तो लेकिन मैंने जो पढ़ाई हो नहीं, लेकिन मैंने एक नया तरीका खोज लिया था। आपदा में मेरी शेरघाटी में हुई थी। शेरघाटी गया जिला में है, बहुत बड़ा अनुमंडल है, बहुत बड़ा सब डिवीज़न है, नक्सल प्रभावित है। अब तो थोड़ा शांत हुआ, उसमें बहुत नक्सल वाला एरिया था। तो मैं वहाँ का एएसपी था शेरघाटी का। एक बार तो हम लोग रेड करने गए थे, तो वहाँ के लोकल गांव वालों ने हम ही लोग को नक्सली समझ लिया था, क्योंकि उधर के नक्सली भी वर्दी में रहते थे। तो हम ही लोग को नक्सली समझ के गांव वाले आके बात करने लगे थे। उन लोगों ने लगा कि नक्सलियों का दस्ता घूम रहा है। सर IAS IPS के आजकल की समस्या क्या हो जाती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, भ्रष्ट हो गए हैं। भ्रष्ट भी हो गए हैं, और भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ है कि रीढ़ विहीन हो गए हैं, स्पाइनलेस हो गए हैं। मतलब नेताओं के सामने के लिए उन्होंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। और ये मतलब एक इक्का दुक्का IAS IPS की कहानी नहीं, 99% आप रख लीजिए, 99%। आज रेबल टॉक्स के पॉडकास्ट के मेहमान हैं 94 बैच के अधिकारी IPS अमिताभ कुमार दास। नमस्ते सर। नमस्ते रश्मि, कैसी हैं? जी सर, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ सर। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जी। आपसे जुड़ी हुई जानकारी लोगों को देना चाहती हैं बिहार में। देखिए, मैं बिहार में दरभंगा का रहने वाला हूँ। ऐसे मेरा गांव जो है वो मधुबनी में है। पहले मधुबनी भी दरभंगा जिला का हिस्सा हुआ करता था। वो पूरा इलाका उत्तर बिहार में है और मिथिला इलाका के नाम से जाना जाता है, जहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है। तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और मतलब बचपन से मैं बड़ा हुआ दरभंगा में ही, तो समझिए कि दरभंगा बहुत बड़ा जगह रखता है मेरे दिल में। और ऐसे तो मेरा सरनेम दास है, तो बिहार के बाहर मुझे बहुत लोग बंगाली समझ जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसे मैं, आप कह सकती हैं, ठेठ बिहारी हूँ जी। जी, तो सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा दरभंगा से ही हुई है? जी, देखिए, दरभंगा के पहले बाबूजी का ट्रांसफ़र होता रहता था, तो मेरी पढ़ाई लिखाई होती थी, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होती थी, व्यवस्थित तरीके से नहीं होती थी। व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई मेरी दरभंगा में हुई। और स्कूलिंग वहाँ मैंने 2 स्कूलों से की। एक पब्लिक स्कूल लहरिया सराय है, अभी भी है वो, बलभद्रपुर में, छोटा सा स्कूल था लेकिन अच्छा स्कूल था। और मैट्रिकुलेशन मैंने ML अकेडमी से किया। ML अकेडमी वो पूरे दरभंगा मधुबनी इलाके का बहुत बड़ा स्कूल है, 1901 में ही स्थापित किया गया था। और वहाँ से मैंने पढ़ाई की, और 1984 में मैंने मैट्रिकुलेशन किया, 84 में। और 84 में मैं दरभंगा ज़िले का, मतलब आप टॉपर कह सकती हैं मुझे, टॉपर था मैं दरभंगा ज़िले का। और वहाँ एक जिला स्कूल भी था, तो हर साल एक तरह से कंपटीशन चलता था ML अकेडमी और जिला स्कूल में कि टॉपर किसका होगा, करेगा। हाँ, तो 84 बैच में मैं टॉपर था। और स्कूली दिनों में मैं बहुत अच्छा, मतलब पढ़ने में था, और आप कह सकती हैं कि एक आदर्श बालक था, है ना। क्लास आपकी बचपन काफ़ी अच्छी गुजरी। हाँ, क्लास में फर्स्ट आता था, और शांत बच्चा था, शरारतों से दूर रहता था, और बाकी चीज़ों में भी, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहता है ना, उसमें ही भाग लेता था। वाद विवाद प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, चित्रकला है। मैं स्केचिंग भी बचपन से बहुत करता था, आज भी थोड़ी बहुत करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों में मेरी रुचि थी, और बहुत इनाम जीतता था। तो स्कूल में सारे लोग मुझे बहुत, मतलब टीचर लोग भी बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। हाँ, और उस समय मतलब दरभंगा तो छोटा शहर है, अब तो थोड़ा बड़ा भी हुआ है, ये तो 40 साल पहले और छोटा शहर था। तो वहाँ के माँ बाप कहते थे अपने बच्चों से, मेरा मतलब उदाहरण देते थे कि तुम अमिताभ जैसा क्यों नहीं बनते हो, तुम अमिताभ के जैसा क्यों नहीं पढ़ाई करते हो, देखो अमिताभ कितना पढ़ता है, देखो अमिताभ का रिजल्ट। तो बाकी के भी माँ बाप, बाकी बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे कारण हम लोग को सुनना पड़ता है। तो सर ऐसा कहा जा सकता है कि आपको प्रेरणा अपने आप को ही देखकर मिलती थी? हाँ, वो भी कह सकते हैं। और ऐसे भी देखिए, मेरा परिवार जो था ना, उसमें बहुत पढ़ने लिखने का बहुत माहौल था। बाबूजी भी मेरे जो थे वो बिहार सरकार के ही अधिकारी थे, और बहुत पहले उन्होंने, मतलब 1930 के दशक में ही उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। और बहुत उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया था, बहुत छोटे गांव से आए थे, पटना कॉलेज और जैक्सन हॉस्टल में रहे थे, और बाद में बिहार सरकार की नौकरी में आए। और मेरे घर में बहुत पढ़ने लिखने का माहौल था, मतलब दिन रात जो होता है ना, पढ़ाई लिखाई वाली ही बात होती थी। चारों ओर किताबें हैं, ये हैं वो है। उस समय तो ज़माना बहुत दूसरा था, आज के बच्चे नहीं इमेजिन कर सकते। ना टीवी था, ना कंप्यूटर था, ना आईपैड था, ना मोबाइल था। लेकिन एक किताबों की दुनिया थी। तो हमारे घर में बहुत पत्रिकाएं आती थी, साहित्यिक पत्रिकाएं, न्यूज़ मैगजीन, समाचार पत्रिकाएं, अखबार, किताबें। दिन रात हम लोग मतलब पढ़ाई वाला माहौल रहता था जी। तो सर IPS बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
उसके बाद मैं संक्षेप में बताता हूँ, अपने कॉलेज के दिन बता देता हूँ। देखिए मैंने 84 में मैट्रिकुलेशन किया, उसके बाद मैं पटना साइंस कॉलेज आ गया, है ना, पटना में। और फर्स्ट ईयर में मैं न्यूटन हाउस में था, हॉस्टल है। सेकंड ईयर में कैवेंडिश हाउस में था। लेकिन साइंस में ऐसा हुआ कि मेरा मन लगा नहीं खास, क्योंकि बायोलॉजी मैंने लिया हुआ था और उसमें जो प्रैक्टिकल वगैरह करना पड़ता था, एक मोम का ट्रे आता था, उसमें एक मेढक रहता था बेहोश, और फिर उसको कैंची से काटना पड़ता था। तो पूरा प्रयोगशाला में जाते ही साथ मेरा मूड खराब हो जाता था। एक मिली जुली मतलब रसायन की, केमिकल्स की गंध क्या कहिए, बदबू कहिए, और बड़ा मतलब तो किसी तरह मैंने काटा। वो जो ISC था वो मैंने किसी तरह काटा। मुझे अभी भी याद है, मैं चला जाता था जिसको आजकल NIT घाट कहते हैं, न्यूटन हाउस के पीछे बहुत फेमस है, गांधी घाट भी इसको कहते हैं। वहाँ मैं जाता था शाम में, एक भुट्टा खरीद लेता था और भुट्टा को नींबू और मिर्च के साथ खाते हुए बिल्कुल गंगा की ओर दार्शनिक भाव से देखता रहता था कि कब मेरे ये दिन ख़त्म होंगे, कब मुझे ISC से निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। तो उसके बाद ISC के बाद मैं फिर दरभंगा लौट गया, और वहाँ एक बहुत पुराना कॉलेज है, CM कॉलेज, एकदम बागमती नदी के किनारे है। दरभंगा में 2 CM कॉलेज है, एक CM साइंस कॉलेज है, एक CM आर्ट्स कॉलेज है। तो मैं CM आर्ट्स कॉलेज में चला गया जो बागमती के किनारे है, और वहाँ से मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। और आपने पूछा कि IPS की प्रेरणा कैसे मिली, तो ऐसे देखिए होता क्या है कि ये जो UPSC की परीक्षा है, सिविल सर्विस परीक्षा, जिससे IAS IPS लोग बनते हैं, इसको मतलब दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा मनाता है, सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की। क्योंकि इतने ज़्यादा लोग उसमें बैठते हैं, और सभी स्ट्रीम के लोग बैठते हैं, साइंस वाले भी, आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले भी, मेडिकल वाले भी, इंजीनियरिंग वाले भी, और बहुत कम सीटें रहती हैं। और मैं तो जनरल कैटेगरी से था, तो और ज़्यादा टफ था। तो ये सब के बाद से, और उसके बाद हो क्या गया था कि उस समय ज़्यादातर लोग, जो आप जानती हैं सोसाइटी में ऐसा होता है, ज़्यादातर लोग टांग खींचने वाले होते हैं, आपका हौसला तोड़ने वाले होते हैं। तो मैं यही लोगों से सुनता था कि अरे दरभंगा में रह के कैसे होगा, अरे ये कैसे होगा, यहाँ से कैसे होगा, इसके लिए तो दिल्ली जाना पड़ता है, मुखर्जी नगर है, चटर्जी नगर है, बनर्जी नगर है, क्या है ना। और उस समय का दरभंगा तो बहुत पिछड़ा हुआ था। अब मैं सोचता हूँ कि उस समय मुश्किल से 3-4 घंटे बिजली रहती थी दरभंगा में, एकदम एक अब तो थोड़ी स्थिति सुधरी है, उसमें अब तो एकदम मतलब आप कस्बा कह सकती हैं, वो एक प्रॉपर शहर भी नहीं था, अच्छी किताबों की दुकान नहीं थी, कोई किताब लेनी पड़ती थी, वो विकिपीडिया और गूगल का समय था नहीं। तो मैं बस पकड़ के दरभंगा से पटना आता था सुबह में, फिर किताब खरीद के नॉवेल्टी से या किसी दुकान से अशोक राजपथ पर शाम में लौटता था। तो ये स्थिति थी, और मेरी आंखें बचपन से ख़राब थी, तो डॉक्टरों ने कह दिया था कम रोशनी में पढ़ने के लिए, से मना कर दिया था। तो दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि सूरज डूबने के बाद में पढ़ता ही नहीं था। तो लेकिन मैंने जो पढ़ाई हो नहीं, लेकिन मैंने एक नया तरीका खोज लिया था, आपदा में अवसर, है ना। आपदा में अवसर ये था कि मैं दिन भर पढ़ाई करता था, और जब अंधेरा हो जाता था तो एक कमरे में लेटकर सारी चीज़ों को मैं रिवाइज कर लेता था, है ना। जैसे मेरा टॉपिक था, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में तो तारीख और डेट्स बहुत याद रखने पड़ते हैं। तो सारी तारीखों का खेल और डेट्स और ये सब का खेल, तो मतलब कब हुई पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, वाटरलू में क्या हुआ, सब मैं अकेले ये करता था। तो एक तरह से वो मेरे लिए अच्छी ही चीज़ हो गई, वरदान हो गया, क्योंकि मैं रिटेंशन जो होता है ना, याददाश्त जो है वो बहुत तेज़ हो गई। तो मुझे इसका फ़ायदा ही मिला जी। तो सर आपको IPS बनने के दौरान किन किन लोगों से सहायता मिली, प्रेरणा, सहायता जो भी मिली फैमिली वालों से ही मिले, माँ बाबू जी से मिली, भाई बहनों से मिली। क्योंकि बाकी जो बाहर का समाज होता है उसमें तो मैंने मिलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि जब मैं मिलता था तो कोई ऐसी बातें होती थी जो मतलब हौसला तोड़ने वाली बात होती थी। लोग आपका मजाक उड़ा देंगे, व्यंग्य कस देंगे, आपका ये कर देंगे, टांग खींच देंगे। ये हमारा समाज है, इसमें कुछ आप कर नहीं सकती है, मानव स्वभाव है, पूरा विश्वव्यापी मानव स्वभाव है ना। लेकिन मेरी फैमिली के लोग मजबूती से खड़े थे, मेरे माँ बाबू जी, मेरे भाई बहन। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, भाई बहनों में मेरे घर का नाम भी छोटू ही है, अभी भी मुझे लोग छोटू ही कहते हैं, कितना भी बड़ा हो। तो उन लोग को मतलब था ना कि छोटू पर पूरा विश्वास था, क्योंकि सब मुझे बचपन से जानते थे। सब कहते थे कि नहीं तुम तो बहुत तेज़ हो, बहुत पढ़ने वाले हो, तुम्हारा नहीं होगा तो हाँ, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, इस टाइप का। तो खैर ये, और दर्शकों को ये जान के ये होगा, आश्चर्य होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं मैं IPS बना। और मैं जब दिल्ली गया इंटरव्यू देने के लिए, तो मतलब ज़िंदगी में मैं पहली बार दिल्ली गया था, है ना। हाँ, और उतने छोटे शहर से गया था दिल्ली। मेरे बड़े भैया अब तो अमेरिका में हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं।
डॉक्टर हर्षवर्धन नाम है, न्यूयॉर्क में, तो वो भी साथ गए थे। और सीधे मैं दरभंगा से दिल्ली गया, तो अगर बिहार की भाषा में कहें, बिहार के लहजे में, तो एकदम अकबका गया था मैं ना। दिल्ली इतना बड़ा महानगर, हम लोग दरभंगा से छोटे लोग। और लेकिन और एक पहाड़गंज में एक हम लोग, अभी भी मुझे लगता है जैसे कल की ही बात हो, जबकि ये 30 साल पुरानी बात लगभग हो गई। एक पहाड़गंज में हम लोग हम लोग मिडिल क्लास के लोग थे, तो ज़्यादा महंगे होटल में ठहरने की तो हैसियत थी नहीं। तो एक पहाड़गंज में एक बहुत छोटा सा होटल में हम लोग ठहरे, मैं और मेरे बड़े भाई। और धौलपुर हाउस है शाहजहाँ रोड में, यूपीएससी का मुख्यालय है, वहीं यूपीएससी का इंटरव्यू होता है। आपने वहीं से? हाँ, तो वहाँ मैं लोकल बस से भाई के साथ गया था धौलपुर हाउस जी। तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं दर्शकों को बता रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है सर कि यूपीएससी की जो कोचिंग तैयारी होती है, जी। अभी के समय को देखते हुए बिना कोचिंग के नहीं की जा सकती है, तो इस विषय में आप क्या बोलना उसका तो मैं ज्वलंत उदाहरण में ही बैठा हूँ जो बिना कोचिंग के कर गया। और सबसे बड़ी बात कि मेरे ज़माने और आज के ज़माने में तो बहुत फ़र्क आ गया है। अब के ज़माने में तो आपको गूगल है, विकीपीडिया है, नेट है। हमारा ज़माना तो समझिए एकदम उसी स्थिति, पाषाण युग था, इतना पुराना था, कुछ था ही नहीं। हम लोग, तो मैंने कहा ना कि एक किताब खरीदने के लिए मैं बस से पकड़ के पटना से दरभंगा आता था। उस हिसाब से तो अब गाँव में, एक छोटा से छोटा गाँव में भी आपके पास मोबाइल है और ये है, तो आप एक बार गूगल कीजिएगा, आपको सारी बातें आ जाएगी। यूट्यूब पर कीजिएगा, आप हज़ारों वीडियो देख लीजिए। तो अब तो देखिए, कोचिंग वालों ने जानबूझ के, मेरा जो समझ है, कोचिंग बेसिकली बिजनेस हो गया है, खासकर यूपीएससी वाला बिजनेस। ये अब तो ये राजस्थान में कोटा शहर है, पूरा शहर का शहरी कोचिंग पर चलता है। तो उन लोगों ने जानबूझ के एक, मतलब आप कह सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छोड़ दिया है कि भाई कोचिंग के बिना तो बेड़ा पार ही नहीं लगेगा, है ना। कि तो इस तरह का, और इस वजह से क्या हो गया है कि छोटे छोटे मतलब बच्चे भी आ जाते हैं प्रेशर में कि कोचिंग की जाना पड़ेगा। माँ बाप भी समझते हैं कि बच्चे को कोचिंग नहीं कराया तो वो तो ज़िंदगी भर मुझे कोसेगा कि कोचिंग कराया तो मैं निकल जाता है। इसलिए छोटे छोटे किसान भी अपना खेत बेच के, खेत को ये करके, मतलब बच्चे को किसी तरह भेजते हैं जी। तो एक तरह से कहा जा सकता है सर कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना एक तरह से बिजनेस चला रहे हैं। हाँ, बेसिकली वो बिजनेस ही है। मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन कुछ और एक मैं दिलचस्प बात कहता हूँ, बताना चाहूँगा। उसमें मेरे एक मामा जी थे, अब वो मतलब गुजर गए, बहुत विद्वान आदमी थे, प्रोफेसर विनय कंठ नाम था। तो वो पटना में उसमें कोचिंग चलाते थे, ईस्ट एंड वेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट उनका था। और यूपीएससी का उसमें बिहार का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट था उस दिन। तो बिहार झारखंड एक ही थे, नंबर 1 था। तो जब मुझे इंटरव्यू लेटर मिल गया तो मेरे घर के लोगों ने बहुत कहा कि, हम लोग उनको बिन्नू मामा कहते थे, प्रोफेसर विनय कंठ को, बहुत स्कॉलर थे। तो उन लोगों ने कहा, घर के लोगों ने कहा, बिन्नू मामा से जाके कर लो कोचिंग, बिन्नू मामा के कोचिंग में कुछ दिन चले जाओ, इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू सब करवाते हैं ना, वो सब कर लो। लेकिन अब मैंने भी एक होता है ना, जिद पकड़ ली थी कि नहीं, कहीं मुझे कोचिंग नहीं करनी है। मैंने कहा मैं एक दिन भी चला जाऊँगा, उसके बाद यदि मैं निकल गया तो फिर सारा क्रेडिट कोचिंग इंस्टीट्यूट को चला जाएगा, उसका सारी मेहनत बेकार। सब बोलेंगे ओ तो वहाँ से ईस्ट एंड वेस्ट ने किया था। तो सर सारा क्रेडिट आप खुद ही और अपने फैमिली को देना चाहते थे। तो एक तरह से मैंने वो चुनौती ले ली थी कि नहीं, इसको तो मैं ऐसे ही निकालूंगा। तो ठीक है, ये सब बातें मैं इसलिए दर्शकों को सुना रहा हूँ, कोई ये नहीं कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। मैं ऐसे सुना रहा हूँ कि दर्शकों में आम परिवार के लड़के लड़कियाँ देखेंगे जो पापड़ बेल रहे हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनको मैं कहता हूँ कि देखिए, इसमें हार नहीं माननी है। जब मैं इतने छोटे शहर से आ सकता हूँ और पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस बन सकता हूँ, वो भी मेरा इतना ऊंचा रैंक था कि मुझे होम कैडर मिल गया। आपको पता होगा आईएएस आईपीएस तो अखिल भारतीय सेवा है ना, तो ये तो कोई बिहार सरकार की नौकरी है नहीं। तो इसलिए ये भी हो सकता था कि मुझे केरल कैडर भी मिल जाता, मुझे मिज़ोरम कैडर कहीं मिल जाता। और बिहारियों को बिहार कैडर मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बिहार से बहुत लोग कम्पीट करते हैं। लेकिन मेरा ऊंचा कैडर था, तो जो ऊंचा रैंक था, इसलिए मैंने जो माना, मैंने चाहा कैडर वो मिल गया। तो इसलिए मैं उन लोग को ये कहता हूँ कि भाई आप मतलब, और ऐसे लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए जो आपको लगता हो कि आपका हौसला तोड़ते हों, मतलब निगेटिव माइंड है। ऐसे लोग एनर्जी वैम्पायर कहते हैं, मतलब वो वैम्पायर जो एक खून चूसने वाला चमगादड़ होता है ना, उस तरह के एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो आपकी पूरी ऊर्जा को सोख लेंगे, है ना। उनके साथ आप आधा घंटा बैठेंगे तो आपको एनर्जी वैम्पायर, खुद की भी एनर्जी गायब हो जाएगी। इतनी नकारात्मकता उनमें रहती है कि आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी करके वो एनर्जी वैम्पायर्स आपको बिल्कुल हताश कर देंगे। तो ऐसे लोगों से उठना, और ज़्यादातर लोग समाज में ऐसे ही हैं, तो ऐसे लोगों से ज़्यादा उठना बैठना भी नहीं चाहिए। जो लोग पॉजिटिव लोग हैं, जो आपका हौसला बढ़ाएं, अच्छे लोगों से बैठिए जी। सर पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ पे हुई थी?
बिहार में? जी सही कहा। देखिए मैं फिर थोड़ा अपने ट्रेनिंग के बारे में संक्षेप में बता देता हूँ। आईपीएस बनने के बाद मैं मसूरी गया था वहाँ ज्वाइनिंग के लिए। वहाँ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है। उन दिनों तो मसूरी यूपी में होता था, तो उत्तराखंड में है। और संयोग से जिस दिन मैं मसूरी पहुँचा उस दिन उत्तराखंड वाला आंदोलन बहुत जोरों पर था, अलग राज्य बनाने का, बहुत हिंसा वगैरह हो गई थी। तो पूरा मतलब कर्फ्यू लगा हुआ था मसूरी में। तो जब हम लोग देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ एक छोटी सी बस आई हुई थी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी की हम लोग को लेने के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स आए थे। और उस बस के सामने में भी मतलब चूँकि कर्फ्यू था तो सामने में भी एक पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी, जो कि उस कर्फ्यू पास मिला हुआ था उन लोग को, जो उस कर्फ्यू में हम लोग को। अभी तो देहरादून देखिए मैदान में है और मसूरी है पहाड़ों पर, तो एकदम वो सर्पीली सड़क है, ऐसे ऐसे घुमावदार हो जाती है। तो बड़ा वो फिल्मी स्टाइल लग रहा था। जिस दिन मैंने आईपीएस ज्वाइन किया था एकदम उसी दिन से फिल्मी शुरुआत हुई थी। पूरा बारिश हो रही थी, अंधेरा था और सामने पुलिस की गाड़ी जा रही थी, कर्फ्यू लगा हुआ था। हाँ एकदम ड्रामेटिक। सारी सड़कें सुनी थी, सारी दुकानें बंद थी, बस हम लोग को लेके पुलिस की गाड़ी जा रही थी ज्वाइन करवाने के लिए। और ये तारीख था 4 सितंबर 94। तो वहाँ हम लोग वहाँ फाउंडेशनल कोर्स होता है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। मतलब वहाँ एक साथ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सारे लोगों की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो बेसिक ट्रेनिंग होता है उसके लिए आईएएस लोग वहीं रुक जाते हैं, मसूरी में ही होता है बेसिक ट्रेनिंग। आईपीएस लोग हैदराबाद चले जाते हैं। तो फिर 95 में मैंने बेसिक ट्रेनिंग की हैदराबाद में। वहाँ है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, एनपीए है। तो वहाँ मैंने ये की और फिर वहाँ हैदराबाद से मुझे मोहब्बत हो गई। 4 मीनार का शहर है और बिरयानी मिले तो फिर निर्वाण की ही प्राप्ति है। तो उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग मैंने की और फर्स्ट पोस्टिंग जो बिहार में है उसका फील्ड ट्रेनिंग भी आईपीएस अफसरों की होती है, जो मैंने मुजफ्फरपुर में की। 6 महीने तक फील्ड ट्रेनिंग होती है 96 में। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी शेर घाटी में हुई थी। शेर घाटी गया जिला में है, बहुत बड़ा अनुमंडल है, बहुत बड़ा सब डिवीज़न है, नक्सल प्रभावित है। अब तो थोड़ा शांत हुआ, उसमें बहुत नक्सल वाला एरिया था। तो मैं वहाँ का एएसपी था शेर घाटी का। आईपीएस लोग की पहली पोस्टिंग एएसपी में होती है, असिस्टेंट एसपी में, जिसको हिंदी में सहायक पुलिस अधीक्षक कहते हैं। और कुछ महीने बाद मैं बाढ़ में आ गया था। बाढ़ अनुमंडल पटना में है, तो मैं एएसपी बाढ़ रहा। तो मैं 2 जगहों का एएसपी रहा, बाढ़ का और शेर घाटी का। जी तो सर अनुभव कैसा रहा फर्स्ट पोस्टिंग का आपका? जैसा आपने बताया कि नक्सली का था बहुत। हाँ थोड़ा टफ था, बहुत लंबा चौड़ा एरिया था। अब तो सुनते हैं सड़कें बन गई थी। तो सर आपको डर लगा था या नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम गए थे? डर से ज्यादा शायद रोमांच शब्द बोलना ठीक होगा। डर से ज्यादा रोमांच शब्द लगता है। एक तो देखिए आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो थोड़ा आपको ये भी लगता है कि ट्रेनिंग भी उस किस्म की होती है ना। आपको हथियार चलाने सिखा दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा दिया जाता है। ऐसे तो बिना ट्रेनिंग के नहीं भेज दिया जाता है। डर तो ऐसा एक आदमी का स्वभाव है कि हमेशा एक तो वो तो रहता है, ये पूरी तरह नहीं होता, लेकिन उससे आपको निपटना वो सिखा देता है ट्रेनिंग। तो वो बहुत लंबा चौड़ा एरिया था। मुझे अभी भी याद है, वहाँ एक चकरबंधा की पहाड़ी है एकदम झारखंड और इसके बॉर्डर पर। वहाँ हम लोग रेड करने जाते थे। एक बार तो हम लोग रेड करने गए थे तो वहाँ के लोकल गांव वालों ने हम ही लोग को नक्सली समझ लिया था, क्योंकि उधर के नक्सली भी वर्दी में रहते थे। तो हम ही लोग को नक्सली समझ के गाँव वाले आके बात करने लगे थे। उन लोगों को लगा कि नक्सलियों का दस्ता घूम रहा है। तो वो बताया। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव हैं। हाँ रोमांचक अनुभव है वो। बहुत कुछ इलाके उसके थे, कोठी डुमरिया वगैरह। अब तो लोग बताते हैं वहाँ की सड़कें बन गई है। उस समय तो सुबह में मैं जाता था तो एकदम समझिए दोपहर हो जाती थी जाने में। कोई सड़क नहीं, उबड़ खाबड़, टेढ़ी मेढ़ी नदी। तो ये था रोमांचक रहा है आपका। हाँ रोमांचक। सर आई जस्ट वांट टू नो ओनली लाइक व्हाट्स योर ग्रेट अचीवमेंट ड्यूरिंग द सर्विस? अब ये ग्रेट अचीवमेंट तो लाइक होता है ना सर कि नहीं ये मेरा सबसे ग्रेट अचीवमेंट रहा है अभी तक। ऐसा देखिए कुछ नहीं, बस देखिए ये मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने पूरी जो नौकरी की वो ईमानदारी के साथ की और किसी के सामने मैं झुका नहीं। देखिए ज़्यादातर आईएएस आईपीएस के आजकल की समस्या क्या हो जाती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ भ्रष्ट हो गए हैं। भ्रष्ट भी हो गए हैं और भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ है कि रीढ़ विहीन हो गए हैं, स्पाइनलेस हो गए हैं। मतलब नेताओं के सामने के लिए उन्होंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। और ये मतलब एक इक्का दुक्का आईएएस आईपीएस की कहानी नहीं, 99% आप रख लीजिए, 99%। छोटे छोटे फ़ायदों के लिए कि ये पोस्टिंग होगी, वो की पोस्टिंग होगी, इधर हो जाएंगे। और लालच का तो कोई अंत नहीं है। लोग रिटायरमेंट के बाद भी लोग पोस्टिंग के चक्कर में रहते हैं कि रिटायर कर जाएं मुख्य सचिव से तो बीपीएससी के चेयरमैन बन जाएं, रिटायर कर जाएं डीजीपी से तो उसके बाद कुछ मानवाधिकार आयोग में चले जाएं। आदमी का लालच तो कभी ख़त्म नहीं होता। एक गांधी जी की बात अक्सर याद आती है। गांधी जी कहते थे कि आपका नीड तुरंत खत्म हो जाता है लेकिन ग्रीड कभी नहीं खत्म होता।
होता। तो यही फ़र्क है नीड और ग्रिड में। यदि जो नीड है दाल रोटी वो तो आपकी तुरंत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ग्रिड में क्या है, ग्रिड तो आप अरबपति बन जाइएगा, तो खरबपति बनने के लिए कीजिए काम। तो यही संक्षेप में कोई एक स्पेसिफिक बात से मैंने यही कि मैंने पूरी नौकरी जो निकाली, मैं जिस जिले का एसपी रहा, आज भी लोग याद करते हैं कि दास साहब थे। तो हर दिन आपका एक ग्रेट अचीवमेंट रहा। हाँ, ऐसा मतलब दास साहब थे तो ऐसे था, किसी की नहीं सुनते थे, किसी की पैरवी नहीं सुनते थे, क्रिमिनल सबको पकड़ लेते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे, कोई भी जाके मिल सकता था, इस टाइप का था। तो अच्छा लगता है सोच। तो एक तरह से आप लोकप्रिय थे। हाँ, पॉपुलर तो मैं था, पॉपुलर तो था। हाँ, अभी भी लोग मुझे याद करते हैं, डिपार्टमेंट में पॉपुलर था और ऐसे भी जनता में भी। देखिए कुछ बातें फिर लगेगा कि मैं अपने मुंह से तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए एक तो था कि मैं आज भी पोलाइट हूँ, तभी पोलाइट हूँ। मैं इतने दिनों तक ये IPS रहा, लेकिन एक सिपाही से मैंने तुम कह के बात नहीं की, एक हवलदार से, एक चौकीदार से, एक होमगार्ड से मैंने तुम करके बात नहीं की, सबसे मैं आप कह के बात करता था, है ना। अब मैं देखता हूँ बहुत लोगों को, नए नए लड़के IPS बनते हैं, 23 साल के रहते हैं, 24 साल के रहते हैं, और वो बुज़ुर्ग तो दरोगा है ना, उससे तुम तड़ाक करके बात करते रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये उनका एरोगेंस है, अहंकार है। ठीक है, दरोगा आपसे रैंक में नीचा है, सही है, लेकिन कुछ तो उम्र का भी तो लिहाज करना है। वो अपने घर में वो नाना बन चुका है, दादा बन चुका है, उसकी बहू है, कोई इसका पैर छू रहा है, कोई उसका पोता है, और आप उसको तुम तड़ाक करके बात कर रहे हैं। नए नए लड़कों को मैं देखता हूँ, ज़्यादातर की ये हालत हो गई। लेकिन मैंने पूरे इसमें सर्विस में आज भी किसी भी एक सिपाही से भी मैंने तुम कह के बात नहीं की। तो आज भी लोग मुझे याद करते हैं। आज भी अब तो मोबाइल का ज़माना है, कहीं अब तो गूगल पर भी मेरा फ़ोन नंबर निकल जाता है, तो लोग गूगल से खोज के कोई सिपाही मुझे कहीं से फ़ोन करता है कि सर मैं वहाँ था। कई बार एक सिपाही को तो मैं याद भी नहीं रख पाता हूँ, लेकिन खुद वो बताता है कि सर वहाँ SP थे किशनगंज के, तो मैं उस थाने में था, वहाँ था सर, एक बार आए थे इंस्पेक्शन में। ये बड़ी सबसे बड़ी अचीवमेंट। हाँ, अच्छा लगता है। एक बार मैं यहीं से जा रहा था, पटना से दरभंगा रहा था, बाई रोड समस्तीपुर होके जा रहा था। एक जगह ट्रैफिक पर मेरी गाड़ी रुकी थी, तो ट्रैफिक का सिपाही मुझे दौड़ के आया, अपना ये सलाम करने आया, बोला कि सर आप कहाँ थे, तो मैं वहाँ था। ऐसे तो छोटी, तो अच्छा लगता है, छोटी छोटी बातें, मतलब यदि लोग याद रखते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी देता है। हाँ, खुशी देती है कि ठीक है आपने, मतलब इतने लोगों का आपने गुडविल भी जो एक चीज़ है, लोगों का सद्भाव मेरे, वो बहुत बड़ी चीज़ है। हर चीज़ पैसे से ही नहीं दुनिया में होती है।